नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत और आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। और आज महाभारत में बात होगी कैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर बदला लेने के आरोप लगा रहा है विपक्ष। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कांग्रेस की अफवाह कि मोदी ले रहे हैं बदला। आज महाभारत में बात होगी उस भ्रम की, उस अफवाह की जो कांग्रेस पार्टी फैला रही है। मोदी जीते नहीं, हारे हैं, ये गलती से आया जनादेश है। ये तो विपक्ष उस दिन से कहता आया है जिस दिन से नतीजे आए, यानी 4 तारीख से। पर अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी बदला लेंगे, योगी बदला ले रहे हैं। पिछले 10 दिन से यूपी के अकबर नगर में कोर्ट के कहने पर एक ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। यह ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेश पर हुआ। 1800 घर गिराए गए। इनमें हिंदुओं के भी घर थे, मुसलमानों के भी घर, इसमें मंदिर भी हटाए गए, मस्जिद भी हटाए गए। पर इस कार्रवाई को कांग्रेस मोदी का बदला कह रही है। जी हां, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी बेचैन है क्योंकि उनके एनडीए के साथी हमारे संपर्क में है। राहुल ने विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में कैसे भ्रम फैलाया है वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें जो कि बताता है कि अकबर नगर जो अब इतिहास रह गया वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन इसी कार्रवाई को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कैसे ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई है और अभी बदला और है बाकी। किससे बदला लेंगे वो भी आपको बताती हूं। तो कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई पर क्या कह रही है, अकबर नगर एक्शन पर सियासी अफवाह कैसे फैलाई जा रही है वो आपको बताती हूं। बुलडोजर एक्शन को कांग्रेस बदला कह रही है। योगी प्रशासन ने 1800 घर तोड़ दिए हैं, ये जयराम रमेश ने कहा। काशी में बुलडोजर चलाने की भी खबर आ रही है, यानी अब उन्होंने अकबर नगर को सीधे काशी से जोड़ दिया और कहा कि ये 4 जून के जनादेश को पचा ही नहीं पा रहे हैं और इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। अब लखनऊ के बाद काशी में, जी हां, लखनऊ के बाद काशी में 300 घर तोड़ने वाले हैं। क्यों तोड़ने वाले हैं? क्योंकि ये 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी बदला ले रहे हैं 4 जून का, वो पचा नहीं पा रहे हैं? सवाल ये भी कि योगी के एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए थे, उन्होंने भी इसे हिंदू मुसलमान बता दिया। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, ये ओवैसी साहब ने कहा। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पता कि जो बुलडोजर चला वो हिंदुओं के घर पे भी चला और मुसलमानों के घर पे भी? योगी सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है। अब देखिए, दोनों ही यही बात कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, लेकिन बदला किससे? उन लोगों से जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताया है। क्योंकि अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, कांग्रेस कह रही है मोदी काशी के लोगों से बदला लेंगे क्योंकि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन काशी में तो नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे और वो तस्वीरें देखिए जब उन्होंने किसान सम्मान निधि की राशियां अब वहां पर बांटी थी। ये तस्वीरें काशी से आई थी। वो काशी पहुंचकर धन्यवाद दे रहे थे लोगों को कि आपने तीसरी बार मुझे चुना और मैं उसी मेहनत के साथ काम करूंगा। तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी कल काशी के दौरे पर सवाल उठाती है कि अब अगला बुलडोजर काशी में चलेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि ये भ्रम फैलाने की जो कोशिश है ये क्यों की जा रही है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश सिर्फ इस बात से नहीं कि बुलडोजर चलेगा, इस बात से भी कि एक अखबार को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने। चुनाव के बाद ये राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू है और उन्होंने एक विदेशी मीडिया को ये इंटरव्यू दिया, देश में किसी को नहीं, विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया। मोदी के खेमे में बहुत बेचैनी है कह रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो हमारे संपर्क में है और मोदी सरकार की हालत बहुत नाजुक है। मोदी छोटी सी भी गड़बड़ से मोदी सरकार में सरकार गिर सकती है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बस एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना होगा। अगर हमारे 2 सीएम यानी इंडिया गठबंधन में जो 2 सीएम हैं वो जेल में नहीं डाले जाते और साथ ही साथ कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं किए जाते तो आज हमारी बम्पर जीत होती, हमारे गठबंधन को बहुमत मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ। हमने हमारे हाथ पीछे बांधकर ये लड़ाई लड़ी है
लेकिन मोदी का विचार और उनकी छवि अब खत्म हो चुकी है, ये उन्होंने विदेशी अखबार से कहा। यानी वो ये बता रहे हैं कि साथी कभी भी हमारी तरफ आ सकते हैं और ये सरकार गिर सकती है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसे डिकोड करेंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। मोदी तो काशी को धन्यवाद कर रहे हैं, हैट्रिक के लिए आभार जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो बनारस से बदला लेंगे, 300 घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे, क्योंकि मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ है और इसीलिए अकबर नगर में जो हो रहा है वो काशी में भी होगा। लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर बसा अकबर नगर अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ऊंचाई से देखिए। शुरुआत हुई थी सड़क के इस छोर से और लगभग तकरीबन 10 दिन का समय लगा और अब ये पूरा अकबर जमींदोज हो चुका है। कुकरेल नदी की जमीन पर बने ये अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और तकरीबन 1159 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। लखनऊ के अकबर नगर के नाम पर सियासी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 9 दिनों तक एलडीए ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई। 1800 से ज्यादा अवैध मकान दुकानों को जमींदोज कर दिया। ओवैसी इसे हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे तो कांग्रेस इसे मोदी योगी की बदला नीति बता रही है। आखिर क्यों सियासी झूठ फैलाया जा रहा है? क्योंकि अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिए गए थे, लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालत ने भी अतिक्रमण पर राहत नहीं दी। कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों के घर टूटे, मंदिर और मस्जिद दोनों हटाए गए। पीड़ितों को रहने के लिए सरकार ने घर भी दिए हैं। नहीं कह रहे हैं कि जो बाकी रह गए उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा है, छोटे परिवार का ती सही है। घर तो अच्छा है, मगर क्या है कि जो है फ्री कर दे तो सही है। जब एक बड़ी अतिक्रमण की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है तो फिर बदले वाली अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सीटें कम हुई तो उन पर बदला लेने और धोखे से जीतने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी पर बदला लेने और धोखे से जीतने का आरोप लगा रहे हैं। और ये बात खुद राहुल गांधी विदेशी मीडिया से कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। राहुल जी, एनडीए में क्या चल रहा है उसके बारे में हमको ज्यादा पता है, पर आपके इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। बताइए कि चुनाव हुए नहीं तो इंडिया अलायंस दिल्ली में टूट गया, अब मटका लेकर कांग्रेस घूम रही है आम आदमी पार्टी के पीछे। केरल में बिना लेफ्ट से पूछे प्रियंका वाड्रा को उतार दिया। वो जबरदस्ती अभी 100 तो पार कर नहीं पाए, 3 के आंकड़े में पहुंचे नहीं। खुद मुंह मियां मिट्टू बन जाए, अपनी पीठ खुद ठोकने लगे, इससे काम नहीं चलेगा। वो खुलेआम अपनी बेईमानी का प्रचार कर रहे हैं। क्यों है संपर्क में? अरे पहले यूपीए को तो बचा लो, इंडी गठबंधन को बचा लो भाई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, बहुत विषम परिस्थितियों में हमारे अकाउंट सील कर दिए गए थे, ऐसी परिस्थिति में लड़ा, वरना हम आज 150-200 सीटों पर होते। एक बात हमारी कमजोरी है कि हमारा संगठन ठीक नहीं है, ना 240 पर हम होते, 100 पर ये होते। क्या टीम राहुल अपनी हार पचा नहीं पा रही है और इसीलिए विदेशी मीडिया के जरिए भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या फिर मोदी से लगातार तीसरी बार हार कर कांग्रेस अफवाह के सहारे भ्रम फैलाने में लग गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार जरा कर लेती हूँ आपसे शहजाद जी, क्योंकि आपके साथी राहुल गांधी के संपर्क में है और इस आस में भी है कि वो पलट जाए। आप लोगों के लिए मुश्किल कभी भी खड़ी हो सकती है, आप सिर्फ कवर अप कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ऑल इज वेल। सुचारिता जी, आज वैसे राहुल जी का जन्मदिवस है
उनको शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और वो जीता जागता प्रमाण है कि केवल वय बढ़ने से, उम्र बढ़ने से बुद्धि और विवेक का विस्तार नहीं होता। सोचिए, एनडीए 3 की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार आंध्रा, अरुणाचल और उड़ीसा में बन गई है, सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट ने शपथ ले ली है और इनसे एक एलओपी चुना नहीं जा रहा। और बताइए, हालत तो इस प्रकार से बन चुकी है कि जो गठबंधन कुछ दिनों तक था, जो निकाह फरमाया था, वो दिल्ली में निकाह अब तलाक में बन चुका है। केरल में तलाक ऐसा हुआ है कि प्रियंका को फील्ड करने से पहले लेफ्ट से बात भी नहीं की जा रही है। मुस्लिम लीग को जरूर पूछा, एलओपी घोषित करने से पहले समाजवादी पार्टी को पूछा नहीं जा रहा है, और विशाल पाटिल को पार्टी में लेने से पहले उद्धव जी को पूछा नहीं जा रहा है, पप्पू यादव को पार्टी में लेने से पहले आरजेडी और तेजस्वी से पूछा नहीं जा रहा है। तो जिनके खुद के घर शीशे से बने हुए हैं, वो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने को उतार हुए, पर पत्थर फेंकना इनकी जन्मजात आदत बन चुकी है। अब देखिए, लूट, झूठ और फूट कैसी चल रही है। लूट पर, ये महंगाई पर बोलने वाले चीख चीख कर लोग, आज कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी सबके दाम बढ़ा दिए गए। लूट वहां पर जिजिया लगाकर किया जा रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। पूछना भाटी जी से कि कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। वहां पर किसान की कमर तोड़ दी गई, उस पर कुछ नहीं बोलना है। एम फॉर महिला बोलते थे, महिलाएं 1-1 लाख रुपए मांगने के लिए सब जगह खड़ी हो चुकी है, परंतु उसके ऊपर बोलना नहीं है। और झूठ किस प्रकार से बोल रहे हैं कि नीट पर आयुषी पटेल का झूठ सामने आ गया, LIC, HAL, SBI का झूठ सामने आ गया, और जो अकबर नगर के ऊपर भी झूठ बोला जा रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से वहां पर बुलडोजर चल रहा है, तो जो लोग कानपुर में बुलडोजर पर चुप हो जाते हैं, आंबेडकर नगर पर अगर अतिक्रमण हटता है तो वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, अकबर नगर पर पूरा चीख चीख कर बोल रहे हैं, हालांकि वहां पर मंदिर क्या, मस्जिद क्या, दोनों को हटाया गया। तो ये इनकी दृष्टि है लूट, झूठ और फूट की राजनीति करने की। मैं एक बार जो बात आपने कही, मैं जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि अकबर नगर में जो हुआ है वो अब बनारस में होगा, क्योंकि 4 जून का जनादेश ये पचा नहीं पा रहे हैं। भाई, 4 जून का जनादेश वो वाला है वरुण जी, जो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना गया, तो क्यों नहीं पचा पाएंगे? और ये आरोप लगा देना कि वही होगा जो कि अकबर नगर में हुआ। अकबर नगर में तो जो कोर्ट ने कहा वो हो रहा है, कोई मनमानी थोड़ी ही हो रही है वहां पर। सुचारिता जी, जयपुर में भी इन्होंने बहुत से मनमानी शुरू कर दी, बुलडोजर ढहाना, गरीब लोगों का आशियाना ढहाना। अभी शहजाद भाई ने कहा वो शीशे के घर, वो पत्थर, में तो इतने डायलॉग जानता नहीं, लेकिन ये जरूर है जिनके खुद के घर नहीं होते वो दूसरों के घर तोड़ रहे हैं, ये जरूर आज कहावत मशहूर हो गई। तो इनके, आप मुझे बताइए, गरीब आदमी किस तरह से अपना आशियाना बनाता है? अपन ने दिल्ली में भी जब हुई थी, जब मेरी बात तो सुन लो, आप वरुण जी, कोर्ट के ऑर्डर से एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उस पर आपके नेता कह देते हैं कि ये तो खींच है 4 जून वाली। उस पर वारिस पठान साहब के नेता ये कह देते हैं कि तो हिंदू मुसलमान देखकर कर रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका पालन हो रहा है। कोर्ट ऑर्डर है जी, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जिन अधिकारियों ने कब्जे अतिक्रमण कराए उनमें एक भी अधिकारी का घर तोड़ा क्या, उस पर कार्रवाई की क्या? तो प्रशासनिक लचरता है। इतने साल से इनकी सरकार है, अगर कब्जे हो रहे हैं तो किसकी गलती है? कोर्ट तो ऑर्डर देगा, कोई रिट करेगा या कोई पेटिशन जाएगी तो उसके हिसाब से ऑर्डर करेगा। तो अतिक्रमण हुए कैसे? अपन ने जब दिल्ली में अतिक्रमण हटा रहे थे, जब भी ये बात करी थी कि जो अधिकारी अतिक्रमण कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो अधिकारी अतिक्रमण करा रहे वही तोड़ने जा रहे हैं, वो तो मजा कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? अगर सही प्रशासन था तो जिनके अधिकारियों, जिन्होंने अतिक्रमण करा रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई कर लेते, तो ये बात नहीं उठती। दूसरी बात मैंने कहा, देखिए, गरीब आदमी का जब मकान टूटता है, अभी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए होते हैं, बड़े मॉल बने हुए हैं, उसके खिलाफ तो नहीं हो रहा कोर्ट में आदेश, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के प्लीडर्स होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरा से एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, फुटपाथ का। फुटपाथ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन फुटपाथ को जगह जगह बड़े शहरों में पार्किंग बना दी, अतिक्रमण है वो, पार्किंग बना के नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटीज उस पर वसूल रही है पार्किंग शुल्क, वो अतिक्रमण नहीं है। तो ये जो प्रशासन है, जो सरकार है, इतनी लचरता आंख मूंद के बैठी है कि अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, कब्जे करा देते हैं, फिर बेचारा गरीब अपने खून पसीने से मकान बनाता है, फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, फिर तोड़ दिया, उनको घर भी दिए गए। देखिए, एक मिनट, देखिए, ये तो आपको तय करना होगा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई अगर कोर्ट ने कहा है कि की जाए तो उसका पालन अगर करे कोई सरकार, तो आप उस पर सवाल उठा दे, वारिस साहब कह दें ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, कोर्ट ने कहा है सारे घर हटाए गए हैं, वहां पर इसीलिए कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि ये लोग भी कोर्ट गए।
पूरा मामला कोर्ट में हुआ, लेकिन आज ये बताने की कोशिश कर दी गई कि भाई देखिए ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बदला लेंगे, बनारस भी चला जाएगा बुलडोजर। ये भ्रम फैलाना है क्या? सरकार बन गई है तो अब भ्रम फैलाते रहो। वारिस साहब, सुचरिता जी आ रही हूं शहजाद जी। मुझे सवाल किया है क्या सुचरिता जी? वारिस साहब आपसे पूछा है। नहीं, देखिए सुचरिता जी, अभी क्या है, आप सबने तो देखा चुनाव के नतीजों के पहले भी क्या था, बाद भी क्या था। पहले भी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, अब भी देखिए आप क्या किया। मांडला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो आप 11 जो घर को तोड़ा गया है बुलडोजर की कार्रवाई में, वो तो मुसलमानों के, ये दूसरों के क्यों नहीं तोड़ते? अब दूसरी बात, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज बता रही है 50 साल से ज़्यादा से लोग यहाँ पे रह रहे थे, गवर्नमेंट के घर है, तो 50 साल से रहे थे, तब तक किसी को इलीगल अतिक्रमण नहीं दिखा, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा। अचानक इनको समझ में आ गया कि नहीं इलीगल अतिक्रमण है, किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया तो बस उसके पूरे घर को तोड़ के रख दिया। जबकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर हाईएस्ट पे चलता जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बीफ एक्सपोर्ट अलाउड है, लेकिन किसी के घर पे मिल गया उसको तोड़ दिया। अकबरनगर के अंदर क्या किया इन लोगों ने, वहां पर भी इसी तरह एक जो मस्जिद थी बनी हुई वहां पर, उसको पूरा जमीन दोष कर दिया इन लोगों ने। क्या जरूरत थी रिवर फ्रंट अच्छा करना है? अरे सुचरिता जी, जिंदगी चले जाती है एक इंसान की कमाने में, एक घर बना नहीं सकता वो आदमी, और आप बनी बनाई बसी बसाई बस्तियों को इस तरह उजाड़ के फेंक देंगे तो कहाँ का कानून? डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। अगर आपके दिल के अंदर एक इमोशन ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से सरकार चलाने की बात करो? मोदी जी को क्या होगा, सबका साथ सबका विकास। अभी आज की मैं आपको घटना, मैं यही तो कह रही हूँ वारिस साहब, मैं यही तो कह रही हूँ। आप इस ध्वस्तीकरण को मोदी से जोड़ रहे हैं, आप इसे योगी से जोड़ रहे हैं। वारिस साहब, क्या ये मोदी कर रहे हैं? क्या ये योगी कर रहे हैं? ये प्रशासन कर रहा है बाय कोर्ट ऑर्डर्स। आप कहते हैं मोदी कर रहे हैं, देखो आपके घर तोड़ रहे हैं, योगी आपके घर तोड़ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन कर रहा है। हाँ। अच्छा सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा, प्रशासन की बात की ना, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक मुसलमान ने एक गाय जो भी था उसने कुर्बानी का फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख दिया। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोग रखते हैं फोटो। यही हिंदुत्ववादी लोग सब जाकर उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर दिए, उसके सारे कपड़े वपड़े उतार के फेंक दिए, उसको जान से मारने की धमकी कर दिए। वहां तो प्रशासन नहीं था, तो देश में कर कौन रहा है? ये मोदी योगी की जो मानसिकता है, जो इन्होंने देश के अंदर नफरत का बीज बो दिया, जो पूरी तरह से नफरत फैला दी, जो सांप्रदायिक तनाव पूरे देश के अंदर उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है हरियाणा में। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को क्यों इतना किसी ने लगा दिया जाके स्टेटस, आप उसके साथ जाके उसके घर बाहर उजाड़ देंगे, दुकान व्यवस्था नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ वारिस साहब, मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स और कानून तय करेगा, पुलिस कार्रवाई होगी, वो अलग है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं उसी आधार पर ये कह रही हूं कि ये जो कार्रवाई हुई ये कोर्ट ऑर्डर पर हुई, पर आप उसमें कहते हैं मोदी कर रहे हैं, आप कहते हैं योगी कर रहे हैं, और वही बात कांग्रेस पार्टी कहती है तो बनारस में भी करेंगे। शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, एक बार शहजाद जी आपको, शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊं, इंतजार कर रहे हैं। और विशाल जी, दुकान तोड़ दिया, वो भी कोर्ट से आदेश लेके गए थे क्या ये हिंदुत्ववादी लोग? सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। शहजाद जी जवाब दीजिए। सुचरिता जी, मैं जवाब दे दूं। जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, वैसे तो ये जो जमात है इसका कहना होता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर जब कार्रवाई दंगाई पर होती है, आतंकवादी पर होती है, या कार्रवाई अतिक्रमणकारी पर होती है तो इनको धर्म क्यों नजर आता है? भाई मस्जिद नहीं, मंदिर भी हटाए गए हैं। आप दिखाइए ना फुटेज सुचरिता जी। और कोर्ट क्या मोदी योगी के बदले के लिए ऑर्डर दे रहा था? 10 मई को, मई के अंदर ये ऑर्डर आया। मई में जब ऑर्डर आया तब तो चुनाव के नतीजे, चुनाव चल रहा था तब तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए बिना कोई हस्तक्षेप के दो त्वरित बात कह दूं। पहले तो प्लीज़ अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लो। देश से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, देश में गौ मांस का एक्सपोर्ट करना ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस पर आरटीआई फाइल की गई है और आरटीआई का जवाब है, पर ये मुद्दा आज नहीं, मैं उसमें भटकना नहीं चाहता हूँ। एक बात वरुण पुरोहित जी ने की, मैं वरुण जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, पर वरुण जी ने एक बात कही कि जिसके घर नहीं होते वो दूसरों के घर टूटने का क्या दर्जा है। हाँ सुचरिता जी, मैं आज वरुण जी की बात से एग्री करता हूँ।
ये बात सही है कि जगन की तरह 500 करोड़ का घर योगी और मोदी का नहीं है, सोनिया की तरह हिमाचल में हमारा घर नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश जी की तरह व्हाइट हाउस नहीं है। ये मोदी और योगी का कोई अपना मकान, आलीशान मकान नहीं है। ये योगी जो है ना, ये मंदिर के चटाई लगाकर सोते थे, ये महंत है वहाँ के, और अब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं। और ये मोदी जो है वो फकीर की तरह घूमता था, और वो प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ रहता है। इन्होंने अपने घर नहीं बनवाए, जैसे इन लोगों ने 500 करोड़ के घर बनवाए, और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं गाली खाने को तैयार हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्तार की तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए, तब वरुण पुरोहित आप लोग ने क्यों विलाप किया? बताइए कि जब अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए तो आप लोगों ने क्यों विलाप किया? यह आपकी मानसिकता है। हमने अपने घर नहीं बनवाए, हमने गरीबों के 4.5 करोड़ आवास बनवाए। यह हमारी गलती है, मैं मानता हूं इस गलती को। अब जो बात शहजाद जी कह रहे हैं, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूं। भाटी जी, वहां पर एक कार्रवाई हो रही है बनारस की। कल हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री तो बनारस पहुंच गए थे धन्यवाद देने कि उन्हें तीसरी बार चुना है। आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई देखिए जीत का मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन कम हुआ है, वो फैक्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ वो धन्यवाद दे रहे हैं काशी की जनता को कि आपने तीसरी बार सांसद नहीं पीएम चुना। लेकिन इधर दूसरी तरफ की कहानी चल रही है कि ये असमंजस में है, ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं सारे हमारे संपर्क में है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। वहां पे दूसरी कहानी कही जा रही है कि बनारस में भी घर गिरा देंगे ये लोग, जिस तरह से अकबर नगर में हुआ। नहीं, लखनऊ के अकबर नगर में जो मकान गिराए गए हैं, लगभग 1500 मकान गिराए गए हैं, जिनमें 50,000 लोग रह रहे थे, और 30-30, 40-40 साल, 20 साल से लोग रह रहे थे। पुराने मकान थे। इन मकानों को नंबर दिए गए थे नगर निगम के द्वारा, इनके राशन कार्ड बने हुए थे, इनमें बिजली के कनेक्शन थे, उनके वोटर आईडी थे, ये वोटर लिस्ट में इनके नाम थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने भी इनसे जाते थे हर चुनाव में। और यहाँ पर सरकारी फंड से सड़कें और नालियां बनाई गई थी। कई विधायक और सांसदों के वहाँ पत्थर राजनाथ सिंह जी के 2-3 शिलान्यास के पत्थर में लगे हुए, जो उनकी निधि से वहाँ पर विकास कार्य किए गए। एक पूरी बस्ती को इस तरह रातों रात उजाड़ देना, ये बहुत ही हृदयहीन सरकार का काम है, संवेदनहीन सरकार का काम है, निर्दयी सरकार का काम है। कोई संवेदनशील और रहम रखने वाली सरकार, जनता से प्यार करने वाली सरकार, ये बहाने बना के कोर्ट ने स्टे नहीं, कोर्ट के आदेश पे नहीं गिराए गए। इतना जरूर है कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, जो नागरिकों को, जो नागरिक स्टे मांगने गए उन्हें स्टे नहीं मिला। तकनीकी कारणों से समझ लो, या उतने बढ़िया वकील वो नहीं करवा पाए होंगे, इतनी अच्छी पैरवी नहीं करवा पाए होंगे, लेकिन ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि बसी बसाई बस्ती को नेस्त नाबूद कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। इस पे कम से कम हम 2 आंसू तो टपका ही सकते हैं। इसमें हमें खुश होने का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इसका समर्थन करें। ये गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये कह के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदू भी गिराए गए, मुसलमान भी गिराए गए। मैं मानता हूं दोनों समुदाय के लोग थे, केवल मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे उनमें, लेकिन वो गरीब लोग थे। बसे बसाए लोगों को उजाड़ना सरकारों का काम नहीं होता। सरकार का काम घर बनाना होता है, लोगों को बसाना होता है, उन्हें उजाड़। और वहाँ जो रिवर फ्रंट कहा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, वो एक नाला है, छोटा सा नाला है। नहीं, आप भाटी जी, आप अगर कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, अच्छा आपको इंटरजेक्ट करो तो आप नाराज हो जाते हैं। मतलब क्या मुझे करना है? आपको इंटरजेक्ट नहीं करना है क्या? आप बोलते रहेंगे तो मैं कुछ ना सवाल पूछूं, वेट करूं। आपने जो बातें बोली हैं उसके हिसाब से नहीं, आप अरे मैंने नहीं कहा कुछ भी। आपने किसी क्या सुन लिया आपने? मैं तो बोला ही नहीं बीच में। नहीं, मैं आपके बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी आवाज सुन ली? मैं आपकी बोलने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आप मुंह फेरने लगते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। बोलना शुरू किया, मैं चुप हो गया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, ये मामला कोर्ट में गया, ये भी तो बताने की जरूरत है लोगों को। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद ये तय हुआ कि ये गिरेगा। मैं आपसे कह रही हूं, आप सवाल उठाइए, आप कहिए कि सरकार ने क्यों नहीं पक्ष लड़ा, लेकिन ये कह देना, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूं विशाल जी, ये कहना कि भाई ये तो सरकार कर रही है जानबूझकर, क्योंकि ये खींच उतारना चाहती है 4 जून के नतीजों की। भाई नतीजे ऐसे क्या आ गए? नतीजे तो ऐसे आए हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका घर गिराया जा रहा है, देखिए आपसे बदला लिया जा रहा है। वहां से ये भी संदेश देने की कोशिश कि बनारस में तुमने जीत का मार्जिन कम कर दिया, अब बुलडोजर तुम्हारे घर चलेगा, 300 घर मांगे रह जाएंगे। सुचारिता जी,
मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इनके अपने साथ के अलायंस के लोग जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं। वैसे तो इनके नेता वकील साहब हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब न्यायपालिका का माननीय निर्णय है तब आप उसमें बैठकर यहाँ पर राजनीति की रोटी क्यों सेक रहे हैं? और ये समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता, आप तो पूरे आरक्षण, आप तो पूरे चुनाव भर, और आप और आपके साथ के सहयोगी के लोग ये संविधान उठाकर कह रहे थे कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदलना चाहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं सुचारिता जी, आपके माध्यम से इनसे और इनके अलायंस के लोगों से, कि उसी संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है कि नहीं है? और उसी न्यायपालिका के निर्णय को आप नहीं मानेंगे? बताइए आप। तो साफ साफ ये डबल अर्थ की बात कौन कर रहा है? मतलब कितने बड़े आप अवसरवादी हैं कि आपने झूठ की पराकाष्ठा पर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण ले लेगी, झूठ पे झूठ। और आज उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का स्थान है और न्यायपालिका का निर्णय, उसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। और बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो आपकी पार्टी को नहीं एक बढ़िया वकील रख दी उन लोगों के लड़ने के लिए? आपने क्या उनसे वोट नहीं मांगा था? बताइए आप हमको। लेकिन आप यहाँ पर बैठकर फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। 3 साल 3 बार जनता लगातार आपको विपक्ष में जाने का जो है आईना दिखा चुकी है, 3 बार। उसके बावजूद भी आप इस जो है स्वांतः सुखाए और दिवा स्वप्न में है कि सरकार गिर जाएगी। अरे हम कहते हैं एनडीए को 272 नहीं आया है तो किसको आया है? प्री पोल अलायंस था। लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते मान्यवर? हार आप नहीं पचा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दोष दे रहे हैं। अभी बात कर रहे थे सांप्रदायिकता की। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता का बीज बोता कौन है? बताइए ना आप। एक सर्टेन जो है एक सर्टेन सेक्शन को आप विशेष आरक्षण के तहत प्रावधान देने की बात करते हैं, तब सांप्रदायिकता का जहर कौन बोलता है? लेकिन नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूं कि आपका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विरोध है और आप उनको पसंद शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मान्यवर कम से कम जिस संविधान की दुहाई आप चुनाव भर देते रहे, जो संविधान सर्वोपरि है, रूल ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका। जवाब दीजिए वारिस साहब, जवाब दीजिए। और जब दोनों समुदाय के, वो किसी भी समुदाय के हो, घर गिराए गए, इमारत गिराई गई, जो भी अवैध निर्माण रहा होगा, तो यहाँ पर कम्युनल एंगल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए ना मेरे सर। हाँ बोलिए। अच्छा सुनिए, कम्युनल एंगल देने की कौन कोशिश कर रहा है? मैं आपको जवाब देता हूं। सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया है देश में पता है ना आपको? 10 साल हो गए जब से भाजपा सरकार आई है सत्ता में, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति के लिए, जिसका नतीजा अब तक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आज हरियाणा के अंदर एक लड़के ने सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक कुर्बानी का फोटो लगाया था, तो आप लोग ने सबने जाकर, हिंदुत्ववादियों ने जाके उसकी दुकान को तोड़ दिया और वहां पर बोल दिया कि कोई इस शख्स को किराए के ऊपर दुकान नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को किराए पे दुकान नहीं देना चाहिए। अरे किसने आपको सिखाया कि आप सोशल बॉयकॉट करोगे क्या? सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए आप बोल रहे थे मैं खामोश था, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? ठीक है आप बोलिए, चलिए बोलिए। अभी आपको देखिए मैं एक चीज सोच के चला हुआ, मैं आप लोग को कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर है और मेरे को आपको जवाब नहीं देना है। आप खुद वकील है तो ऐसे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है बैठ के, सरासर झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहे बैठ के। झूठ कौन बोल रहा है? आदमी एक नंबर के। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो एक्सपोज करिए, वरना वो आपको एक्सपोज करेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। झूठे नंबर 1 बीच में बोलते रहते हो, झूठे कहीं के। सुनो बात। अरे बोलने की पहले तहजीब सीख लीजिए। मुसलमानों के घर को तोड़ो बोला था, इल्लीगल अतिक्रमण है उसको तोड़ने का। तो इल्लीगल अतिक्रमण 50 साल से नहीं दिखा क्या आपको? प्रशासन क्या कर रहा था? अगर 50 साल से कोई वहां पर बैठा था, इल्लीगल अतिक्रमण कर रहा था, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन नहीं, आपको एक बहाना चाहिए था। किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया, आपने वो बहाना लेकर 11 लोगों के घरों को उजाड़ दिया। आपने मध्य रिवर फ्रंट के नाम के ऊपर, नहीं मैं अब इसी की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली देखिए, मुसलमानों मैं इसी की बात कर रही हूँ। शहजाद जी तोड़े गए। विशाल जी, वारिस पठान साहब वही कर रहे हैं जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। वारिस साहब कोर्ट में आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने बैठकर टेलीविजन डिबेट्स में इतना हल्ला किया कि देखिए ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए इस कार्रवाई के खिलाफ?
क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी रूप से पेचीदा था। आप जानते हैं, आप तो वकील हैं, आप तो जा सकते थे, आप नहीं गए, लेकिन आपने डिबेट्स में हल्ला जरूर किया इसको लेकर। इस पर हिंदू मुसलमान जरूर किया, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे आप, क्योंकि इस मामले में आप भी जा सकते थे कोर्ट। कहाँ मानते सुचरिता जी? नहीं मानते। कानून को अपने हाथ में लेना तो इनका पुराना पेशा है। अभी आज भी आपने देखा ना, क्यों मेरी बात का जवाब, कौन से कानून के तहत आपने जाकर हरियाणा में वो लड़के की दुकान को तोड़ दिया जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था? बताइए मुझे सेक्शन, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ डिड यू गो? मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है वारिस साहब आपसे, मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है कि मामला उछालना टीवी डिबेट्स में बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके पास संसाधन होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, आपके जैसे वकील, आपके जैसे नेता। लेकिन आप शोर जरूर मचाते हैं, लेकिन कोर्ट कभी नहीं जाते हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी। सुचरिता जी, अब मुझे उम्मीद है कि वारिस भाई मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। मैं 10-15 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, अभी उन्होंने हरियाणा की किसी घटना का जिक्र किया, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर मैं उसको खंडन करता हूँ। पर उसी स्वर में मैं चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी, बंगाल में जो लगातार लोगों को मारा जा रहा है वोटिंग के बाद, और कुछ लोगों के घर पे कचरा फेंक दिया गया, कुछ लोगों के घर पे बिजली काट दी गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया, उसके लिए क्या भाटी जी, क्योंकि इंडिया अलायंस में साथ में टीएमसी, क्या खंडन करेंगे? दूसरी बात, भाटी जी ने एक अच्छी बात की, वैसे मेरे अच्छे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं बता दूं सबको, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनकी पार्टी को एक बिट भी सही नहीं मानता, पर वो कभी कभी नैतिकता से बोलते हैं। उन्होंने नैतिकता से बोला कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल नहीं है, सभी के घर वहाँ पे हटाए जा रहे हैं। पर मैं भाटी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे रूप से बोला कि सभी के घर वहाँ पे है, वो गरीबों का विषय है। गरीबों का विषय है तो भाटी जी ये बताइए कि कर्नाटका के गरीबों ने क्या गलती की थी? दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पानी के दाम बढ़ा दिए। आपने तो महंगाई पर लड़ा था ना चुनाव। आप मुझे बताइए कि गरीब लोग 1-1 लाख रुपए मांगने आ रहे हैं ना, लखनऊ से लेकर सब जगह पर। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? उनको कह रही है कि खटाखट अब फटाफट भूल जाइए। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 1818 जो एप्लीकेशन आई कोर्ट के माध्यम से, उसमें से लगभग 1000 लोगों को ऑलरेडी अलॉट हो गया है, या तो उनके प्रबंधन कर दिया गया, और 706 स्क्रूटिनी में है। अगर किसी से बदले से भावना के साथ काम करना होता तो 99% के ऊपर कोई का एक्शन नहीं लेते, सबको बोलते जाओ जहाँ जाना है। तो 1000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गई? इसीलिए भाटी जी मैं आज आपसे पूछा हूँ, गरीबों की आपने चिंता की, बताइए 1 लाख रुपए कब देगी कांग्रेस? और कर्नाटका में किसानों की कमर तोड़ने वाला निर्णय, डीजल बढ़ाने वाले निर्णय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, वो डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं भाटी जी, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी, जवाब दे दीजिए, फिर आप नाराज ना हो जाए मुझसे। पश्चिम बंगाल में अगर किसी के घर पर पत्थर फेंके गए हैं, कोई हिंसा कर रहा, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हो। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने डीजल पेट्रोल की पर टैक्स बढ़ाया है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। सरकारों को महंगाई रोकने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये जो महिलाएं खटाखट रुपए मांगने आ रही है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये कैसे षड्यंत्र है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी अगर सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम ये देंगे। ये नहीं लिखा था कि हम चुनाव सरकार नहीं बनेगी तो भी देंगे। ये केवल बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कुछ महिलाओं को पकड़ के ले जाती है, वो फोटो खिंचवाती है और ये दुष्प्रचार करती है कि भाटी जी ये मुश्किल आपके लिए भी हो गया, क्योंकि ये सवाल वैसे कांग्रेस ने करा, लेकिन उसकी भरपाई आपको भी करनी पड़ रही है। कितनी डिबेट्स में आपको कांग्रेस की तरफ से जवाब देना पड़ रहा है, और आप इसको बीजेपी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। सरकार बनने पे ही तो दिया जाना था। अरे सरकार बनने पर कहा था भाई, वो बिना सरकार बने ही पैसे लेने आ गई महिलाएं, तो हम क्या करें? भाटी जी कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हमने ये थोड़ी कहा था सरकार बनेगी नहीं तो हम पैसे दे देंगे। हाँ बोलिए ये जो हमारे 15 लाख अभी तक मार रखे इन्होंने, उन्हें दिलवा दो आप हमें। मात्र 10 जो मोदी जी हमारे 15 लाख मारे बैठे हैं, 15 लाख दिलवा दो हमारे। 10 सेकंड भाटी जी, मात्र 10 सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। भाटी जी, कांग्रेस ने ये फॉर्म भरवाया, जूम कीजिए कैमरामैन,
जिसमें लिखा था 1 वोट का दम यह है कि आप 1 वोट देंगे तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 1 लाख रुपए युवा को मिलेंगे। और ऐसे फॉर्म भरवाए महिलाओं से, तो महिलाएं वो फॉर्म लेकर पहुंची है। और जो आप 15 लाख बोलते हैं, वैसे मोदी जी का बयान देख लीजिए, वो तो 14 से 19 की बात थी, 19 में तो लोगों ने और सीटें दे दी, तो उसका मतलब वो वादा पूरा हुआ। अब मुझे बताइए कि 1 वोट पे 1 लाख, वो 1 लाख कहाँ है? देश की महिलाओं को मैं बोलता हूं 24 अकबर रोड, ये कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर जाइए, अपना 1 लाख रुपया क्लेम कीजिए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी आप जा सकती हैं, राजकुमार भाटिया आपको कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाएंगे। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर को भी आपने लपेट दिया शहजाद जी, अब वहां पर भी लोग पहुंच जाए, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना है दफ्तर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी जाना है। एक मिनट वरुण जी, अगर आप ये कंपटीशन करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि फॉर्म भरे गए, हालांकि ये डिबेट में पहले कर चुकी हूँ, ये आज की डिबेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये सवाल जब महिलाएं पहुंचती हैं पूछने के लिए, इसकी शुरुआत भाटी जी ने की, तो कांग्रेस पार्टी के इस तरह का जो भ्रम फैलाया उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, वो भ्रम की चर्चा नहीं करते हैं। आज आप एक भ्रम जरूर देते हैं कि भाई हमारे संपर्क में है, जरा बता दीजिए कौन कौन आपके संपर्क में है। सरकार कभी भी गिर सकती है, नई सरकार बन सकती है, वारिस साहब भी चाह रहे हैं गिर जाए सरकार, बीजेपी के पास भी जाना पड़ेगा, वारिस साहब भी चाह रहे हैं आपके साथ कि गिर जाए सरकार। अरे मैं तो देख रहा हूँ, अरे सुचित्रा जी आपको मालूम है कि नहीं, ये एनडीए के जो एक सहयोगी है जेडीयू के, उनके क्या कहा, उनके एमपी ने अभी जीते हुए नवनिर्वाचन, जिसका वोट फटाफट उसका काम खटाखट, अगर मुसलमान ने और यादव ने हमको वोट नहीं दिया तो मैं खाली चाय पिला के भगा दूंगा, वटा दूंगा, कुछ नहीं काम करेंगे। जेडीयू के नेता बोल रहे, खड़े रहकर सोचिए किस दिशा में ये देश को लेकर चले गए। और मैं तो शहजाद पूना वालों को मुझे भी एड्रेस भेजो, मुझे तो अब एक सेकंड रुकिए, इस बयान को आप गलत मान रहे हैं ना, ये बयान गलत है कि नहीं है भाटी जी? भाटी जी ये बयान गलत है कि नहीं? एक मिनट, वारिस साहब ने जेडीयू के सांसद की बात कही, जेडीयू नेता की बयान की बात कही, ये बयान गलत है ना भाटी जी? मैं इसे सही नहीं मानती, मैं तो खुल करके गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर जेडीयू जिस पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको आप अपने खेमे में तो स्वागत नहीं करेंगे? उनके लिए नॉट अलाउड बोर्ड है ना इंडिया गठबंधन में, इंडिया कह रही हूं आज। नहीं हम ना, अरे सियासत नहीं, अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो उसका स्वागत है। अच्छा, हृदय परिवर्तन हो जाए तो स्वागत है, ये बयान सुन लीजिए भाटी जी का, मतलब अगर वो आपके खेमे में आ जाए तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनके खेमे में है तो वो बुरे लोग हैं, इनके खेमे में है तो वो नेता कहलाने लायक नहीं है। भाई शहजाद जी देखिए, हृदय परिवर्तन की आस लगाए बैठे हुए भाटी जी। सुचारिता जी, आपने कितने सरल तरीके से इनके चेहरे के नकाब उतार दिए, इनके चेहरे के सारे नकाब आपने उतार दिए। पर सुचारिता जी, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, यदि जेडीयू के सांसद ने, मैंने पता नहीं वो क्या बयान था एग्जैक्टली, पर मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि फलाना फलाना समुदाय का काम मैं नहीं करूंगा, तो वारिस पठान की तो पार्टी के नाम में केवल एक समुदाय का नाम है, तो वारिस पहले यह प्रस्ताव पारित करे कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल भारतीय करूंगा, पहले यह प्रस्ताव पारित हो इस शो में। भाई सही कह रहे हैं वो, बताइए। कि मुस्लिमीन हटाओ। ओवैसी साहब वोट मांग रहे थे हैदराबाद में, सबके ही वोट मांग रहे थे ना, सिर्फ मुसलमानों के तो नहीं मांग रहे थे। अच्छा, मैं इनको जवाब दूंगा। शिवसेना का नाम कहां से आया, जिसके लिए तड़प रहे हैं मोदी जी के आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ? अरे वो उद्धव सेना भी शिवसेना है, के ऊपर चल रहा हूं, उद्धव सेना भी शिवसेना है, क्या होगा? तो शिवसेना का क्या करेंगे, उसका नाम का क्या करेंगे, अकाली दल का नाम का क्या करेंगे? वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे वो जो दो उस पे चल रहे, एक आध गया तो शिवसेना आ जा। अरे शिवसेना करेंगे, शिवाजी के नाम पर क्या करेंगे? शहजाद वाला बहुत तकलीफ हो जाएगा। मुझे आप दोनों का एड्रेस भेजो, 15 लाख मुझे बीजेपी से लेना है और बाकी का बैलेंस पैसा कांग्रेस से लेना है, जो लोगों ने वादा किया था वोट का, दोनों जगह से हमको तो लेना है ना। ये सही कंफर्टेबल पोजीशन में है भाई, तो कांग्रेस भाई वारिस साहब कंफर्टेबल पोजीशन में, वो दोनों से वसूली चाह रहे हैं। माधवी लता के वो कह रहे मुझे यहाँ से भी चाहिए, वहां से भी चाहिए, बिरयानी ले ली थी हैदराबाद में, मुझे वहां से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे दोनों की तरफ से चाहिए, क्योंकि मैंने तो वो वादा किया नहीं, लेकिन आप लोगों ने किया। मैं वरुण जी के पास एक बार जा रही हूँ। वरुण जी, ये जो बात वो उन्होंने कही, मैंने जेडीयू का सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी भाई यहाँ देश में इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, वो विदेशी मीडिया को इंटरव्यू क्यों देते हैं? पहले विदेशी मीडिया को भी देते, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एक 2014 के इंटरव्यू के बाद से उन्होंने इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया। देखिए सुचारिता जी, सारी नैतिकता, आदर्श, मॉरलिटी, एथिक्स सब कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए है।
मोदी सेंट्रिक बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ये नहीं कुछ है? भी करे, विदेश में जाकर ट्रंप की सरकार जिताए, कार्यकर्ता बने, कुछ भी करे, वो तो अलाउड है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू क्यों दे दिया? ये तो दिन भर इवेंट नहीं, मैनेजमेंट आप गलत करते हैं, समझ रहे बदल बदल हैं। के यहाँ पर फिलिस्तीन कितने करते हैं, लोग पता नहीं चाहते हैं कौन सी उनका टीम इंटरव्यू लेना। मैं तो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ भाई देशी मीडिया को पहले दीजिए ना। नहीं, यहाँ भी दिया है भाई। हम लोग भी चाहते हैं, हम भी लेंगे इंटरव्यू। बताइए, समय दिलवाइए आप। यहाँ भी दिया है। नहीं तो यहाँ भी तो दिया है इंटरव्यू। किसको नहीं दिया? पत्रकारों के साथ पार्टी करी है, खाना खाया है, नाश्ता किया है, और चैनल का आपको तो नाम बता दूं, उसको परसों इंटरव्यू भी दिया है, खूब चला है उस चैनल पे। तो ये आप जबरदस्ती अनर्गल आरोप राहुल गांधी पे लगाना, देखो गलत बात होती है राहुल गांधी की। तो मैं बोलता हूँ बीजेपी की जैसे तो है नहीं हम लोग, गलत होती तो मान लेते हैं कोई बात। अच्छा कह रहे हैं वो, अच्छा ये तो बता दीजिए किस किस के संपर्क में है? वो कह रहे हैं सबके संपर्क में है, और कभी भी किसी को हमारी तरफ मोड़ना है बस वो आ जाएंगे। इनको थोड़ी टेंशन दीजिए ना शहजाद जी को। पार्टी इनके साथ चली जाए, मैं क्या कह रहा हूं, इनके साथ अभी नीतीश कुमार आ गए तो ठीक है, अगर दूसरे के साथ चले जाए तो गलत है। मतलब दूसरा नहीं करे, ये सरकारें तोड़ सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि सारी नेगेटिविटी ये कर सकते हैं, हमको नहीं करनी है, हमको सारी पॉजिटिविटी रखनी है। ठीक बात है, अच्छी बात है कि हमारे सिद्धांत भी ज्यादातर गांधीयन थ्योरी को ही मानते हैं, गांधीयन थॉट को ही मानते हैं। देखिए जब बात ये थी गरीबों के मकान क्यों टूटे, कोर्ट के ऑर्डर से टूटे, आपने कहा तो कोर्ट में प्लीडिंग सही नहीं करी सरकार ने। इशू वो था गरीबों का आशियाना क्यों टूटा, गरीबों का पेट के आग कैसे भूगे। दिल्ली का जब हुआ था, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, एक अधिकारी पे बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की हो अतिक्रमण कराने वाले पर, एक भी अधिकारी पे की हो तो आप बता दो। तो 10 साल में क्या था इनका? 10 साल केंद्र में सरकार, राज्यों में सरकार, वहां किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गया जिसने अतिक्रमण कराए, कब्जे कराए? गरीब आदमी का पैसा खा के कब्जा करा देते हो। और अभी जो बात चल रही है, आप लीगल बात चल रही है, अगर भाटी जी ने कहा राजनाथ सिंह जी की वहां पे लगे हुए शिलान्यास किए हुए पट्ट लगे हुए, तो राजनाथ सिंह जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं होनी चाहिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का आदेश है कि वो गलत है, तो इसका मतलब राजनाथ सिंह जी भी गलत चीज के पार्ट थे, और वो मंत्री हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? फिर मैंने 2 सवाल किए सुचेता। ये लीगलिटी की बात करी और संविधान की बात कर रहे थे विशाल मिश्रा जी। संविधान अगर चरमराता नहीं तो पहलवान बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर नहीं होती, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती। टेनी के बेटे को मर्डर केस में सम्मन देते हैं क्या? कहीं मर्डर हो जाता है, सम्मन देते उठा ले जाती पुलिस 2 घंटे में आकर। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी है, 1 मिनट विशाल जी, देखिए आपने ये बात बोली, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मापदंड सबके लिए सेम रहेंगे, सबके लिए सेम रहेंगे। अब जो बात आपने कही, क्योंकि मैं राहुल गांधी के इंटरव्यू की बात कर रही हूं जिसमें वो ये बात बताना चाह रहे हैं, पलट के कयास है या फिर ये आस है कि हमारी सरकार बन जाए फाइनली। अगर वो ये कोशिश करते हैं, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, तो वो गलत क्या कर रहे हैं? वो भी इस राजनीति में सरकार बनाने के लिए आए। अगर विपक्ष कोशिश कर रहा है, अब जैसे भाटी जी ने कह दिया कि हमारी तरफ आ जाए, उनका मन बदल जाए, तो हम उनका स्वागत है। तो वो भी तो कोशिश करेंगे अगर उनकी सीटें आई हैं थोड़ी इस बार के, कोई ना कोई उनकी तरफ आए, वो सरकार बना ले। सुचारता जी, ये सारी बातें तब तर्कपूर्ण होती जब चुनाव के बाद गठबंधन बनता। आज का तो एनडीए है नहीं, कितने 3 जो है दशकों से जो है एनडीए बना हुआ है। तो जब एनडीए 3 दशकों से बना हुआ है तो एनडीए को जनता ने अपना जनादेश दिया है। मुझे ये जो है समझ में नहीं आ पा रहा कि ये पूरा का पूरा विपक्ष इस सच की स्वीकारोक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है। जैसे इन्होंने अपना इंडिया अलायंस बनाया हुआ था या बनाया हुआ है अभी भी, आपने भी तो गठबंधन बनाया था। आपको जनता जनादेश देती तो आज आप होते सत्ता पक्ष में। लेकिन जो 3 दशकों तक लगातार चला है, और वो जानती है सुचेता जी, वो बहुत ऑर्गेनिक, वो कोई गठबंधन नहीं है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक। तो जब वो इतना ऑर्गेनिक है तो अब ये बार बार नहीं, कमजोर है, गिर जाएगी, तो ये जानती है क्या? जैसे पूरा चुनाव में एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जो मैं भी बार बार कह रहा था, ये सेम उसी एजेंडे पर ये अभी भी चला जा रहा है। और दूसरी बात मैं यहां बोल दूं, अभी कह रहे थे कि 50 सालों से मकान बने हुए थे तो क्यों नहीं गिराया गया, मतलब क्यों नहीं एक्शन हुआ? तो मतलब यही चाहते हो कि 50 साल तक कोई काम गलत है तो आने वाले 50 सालों तक भी गलत रहे? मैं तो ये बार बार और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर मुझे लगता है कि एक सर्वसम्मति होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण इस देश में कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के चलते वो होता है। बहुत सी सरकारें सत्ता के लिए करवा देती है, बात सही है। वर्तमान सरकार ही तो अगेंस्ट जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट। मैं एक बार मैं राहुल जी के इंटरव्यू पे वापस आना चाह रही हूँ। राहुल गांधी जो कार्रवाई हो रही है तब भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं एक बार ये पूछना चाह रही हूँ, शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं। शहजाद जी बोलिए। केवल एक वाक्य।
अभी तक अगर आप डिबेट्स का पैटर्न देखोगी तो रोज भारती जी, उनकी पार्टी कांग्रेस हम पे क्या आरोप लगाती थी बीजेपी पे, ये सरकारें तोड़ते हैं, ये सरकारें तोड़ते हैं। आज राहुल जी ने स्वीकारा है सरकारें हम नहीं, ये लोग तोड़ते हैं। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेते थे ना। हमारा तो प्रीपोल अलायंस सत्ता में आया, फिर भी कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है संपर्क में आकर। आज राहुल गांधी और उनकी मंडली ये आरोप हम पे नहीं लगा सकते, असलियत में सरकारें डिस्टेबलाइज ये लोग करते हैं। ये जो बात बोली शहजाद जी ने, भाटी जी इस पर रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं आप आरोप हम पर लगाते हैं, आज तो वो खुलकर कह रहे हैं वो हमारे संपर्क में है, यानी सरकार को गिराकर अपने साथ लाकर एक नई सरकार बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तब आप ठीक है, आप पाक साफ है। भाटी जी तो शहजाद ये मान रहे हैं कि सरकार अस्थिर है और सरकार गिर सकती है, सरकार टूट सकती है, ये शहजाद पूनावाला मान रहे हैं और वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर, इसलिए नैतिकता के भगा रहे हैं। उस समय नैतिकता नहीं थी जब महाराष्ट्र में दो पार्टियों को तोड़ के सरकार गिराई गई, जब कर्नाटक में विधायक खरीद के सरकार गिराई गई, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, उस समय नैतिकता नहीं थी। आतंकवादियों को शहीद भी बता सकते हैं। लेकिन देखिए अब तो भाई भाटी जी खबर तो ये भी आ रही है कि आपकी पार्टी कह रही है अब अगर ये गठबंधन आगे बढ़ाना है, काम कर रहे हैं, अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है कांग्रेस और सपा वाली, तो महाराष्ट्र में भी हमें सीटें देनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र में भी सीटें देनी पड़ेंगी, जहां वारिस पठान जहां से आते हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी कह रही है हमें सीटें दो तब ये अलायंस चलेगा, ये भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में हर विधानसभा चुनाव में हमारे 1, 2, 3 विधायक जीत के आते हैं, सरकार तक में शामिल रहे हैं। दो पिछली बार आए थे तो इसलिए आपने कहा हम 10 दें, हमेशा सदन में रही है। ये कोई नई बात थोड़ी है कि नए विधायक हम सीट नहीं, नई बात नहीं है। नई बात यह है कि आप अब अपनी तीसरी नंबर की पार्टी बनने की धौंस कांग्रेस को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम भी अब गठबंधन महाराष्ट्र में अगर करोगे तब यूपी में आगे चलेगा। ये खबर आई, आप इस पर मोहर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो भी स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मोहब्बत में कोई धौंस मोहब्बत में कोई धौंस नहीं चलती, मोहब्बत में रिक्वेस्ट चलती है। ये मोहब्बत सर आई होप बहुत लंबी चले। मेरी तो दुआ यही है आपके लिए कि आपकी और अखिलेश जी और राहुल गांधी की मोहब्बत लंबी चले, आपके नेताओं की भी लंबी चले महाराष्ट्र में, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं। वहां से तो टूट गई, हाँ ये मोहब्बत दिल्ली में खत्म हो गई, वो खत्म हो चुकी है। और वहां उसके लिए भी कह दिया था कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते तो हमारी सीटें आती, हमारे अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो हमारी सीटें आती। ये कहा वहां पर राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में। तो चलिए देखना है, मोहब्बत बनी रहे, सब जगह बनी रहे, इसी दुआ के साथ अच्छे नोट पर एंड कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।